बजे चुनाव प्रचार थम जाएंगे। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर मतदान होने हैं। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर झारखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में राजमहल, जामताड़ा और देवघर में 3 चुनावी रैली करेंगे। इसके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगेंगे जनता से। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उपचुनाव को लेकर दौरे पर हैं और आज उपचुनाव के चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। आज सभी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार को रोक देंगी। बता दें, इसके लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड जाएंगे। झारखंड में 3 जगहों पर योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं रहेंगी। इन जनसभाओं में भाजपा प्रत्याशियों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे जनता से अपील करेंगे भाजपा प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने के लिए। बता दें कि आज शाम 5 बजे सभी पार्टियों को अपने प्रचार प्रसार बंद करने होंगे उपचुनाव को लेकर, क्योंकि आज आखिरी दिन है। इसके साथ 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को जनता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट डालने आएगी। लेकिन किसका पलड़ा इस बार के उपचुनाव में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में, इस बार किस पार्टी की धाक जमेगी, ये पता चलेगा 23 नवंबर को जब मतगणना होगी। जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, क्योंकि इस बार का उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि भाजपा सपा के साथ बसपा ने भी अपने हर प्रत्याशी को, हर क्षेत्र से प्रत्याशी को उतारा है और इस बार का उत्तर प्रदेश का उपचुनाव भाजपा, सपा और बसपा के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी साख बचाने का ये मौका रहेगा। इस बार के उपचुनाव में शुरुआत से ही वार पलटवार देखने को मिला। सबसे जो कड़ी टक्कर है वो भाजपा और सपा के बीच, जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा का कमल उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा का अस्तित्व खतरे में रहेगा, खत्म कर देंगे इस बार के उपचुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश से। तो वही उत्तर प्रदेश में भाजपा को भी अपनी साख बचाने का मौका है, क्योंकि बता दें कि इस बार के उपचुनाव को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस बार का उपचुनाव के नतीजे आने वाले 2027 के चुनाव की भी नींव रखेंगे। चुनाव की जो जीत की नींव रखेंगे, इससे पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में इस बार अब किस सरकार का ज्यादा बोलबाला है, जनता को किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, 20 तारीख को चुनाव होने हैं, 23 को नतीजे आ जाएंगे। क्या कहना है इसको लेकर, क्योंकि आज सभी पार्टियों को अपने चुनाव प्रसार बंद करने होंगे? देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से लगातार खूब रैलियां की गई, खूब जनसभाएं की गई हैं और आज भी देखिए मीरापुर में 4 पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं वो चुनावी प्रचार, जनसभा और रोड शो करते नजर आएंगे। मीरापुर की सबसे पहले बात करें तो वहां पे देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो आज अपने प्रत्याशी के लिए समर्थन की मांग करेंगे। असुद्दीन ओवैसी एआईएम के जो चीफ है उनकी भी मीरापुर उपचुनाव में एंट्री हो रही है। उसके अलावा बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है वो 18 गांवों में आज मीरापुर के रोड शो करेंगे और साथ ही साथ देखिए अन्य जो दल हैं वो भी वहां पे आज चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, साफ तौर पे देखा जा सकता है किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस दौरान चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जयंत चौधरी आरएलडी अध्यक्ष जो है उनको मीरापुर की सीट मिली है, आज वो वहां पे खुद भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। 10 गांव में जयंत चौधरी रोड शो करेंगे और आज आखिरी दिन है, आज से चुनाव प्रचार थम जाएगा। सपा और भाजपा की ओर से देखिए तमाम सीटों पे खूब रैलियां की गई। कल अखिलेश यादव कटहरी और मंझुआ गए। मंझुआ में उन्होंने जो जिस तरह से बीते दिनों बीजेपी सांसद की पार्टी में मटन को लेकर विवाद हुआ था, उसका मुद्दा उन्होंने वहां स्थानीय मुद्दा भी उठाया। और देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगभग सभी सीटों पे जा चुके हैं, चाहे कटहरी की बात करें, फूलपुर की बात करें, मंझुआ की बात करें, करहल की बात करें, सीसामऊ की बात करें। लेकिन अगर बात की जाए तो सीधे लड़ाई जो है करहल में, सीसामऊ में और कह सकते हैं कुदरकी में
इन 3-4 सीटों पे सीधे भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में सीधा मुकाबला है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे मीरापुर की बात करें या अन्य कुछ सीटें हैं जहाँ की बात करें, वहां पे त्रिकोणीय मुकाबले के भी आसार जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात रहेगी कि इस बार जो जनता है वो क्या फैसला देती है। और अगर इस चुनाव को ध्यान से देखिए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से उपचुनाव है। बुंदेलखंड का रीजन छोड़ दीजिए, उसके अलावा देखिए पश्चिम से लेके पूरब से लेके अवध तक के जो कह सकते हैं जिले इसमें शामिल हैं। कानपुर में भी चुनाव हो रहा है, पश्चिम की बात करें मीरापुर में चुनाव हो रहा है, पूर्वांचल की बात करें तो देखिए फूलपुर में चुनाव हो रहा है। तो हर जगह से देखिए जो सीटें हैं वो इस उपचुनाव में शामिल हैं और इस उपचुनाव का जो नतीजा है वो बेहद दिलचस्प रहेगा, देखने वाला होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किन मुद्दों पे वोटिंग करती है। उपचुनाव खैर सत्ता का उपचुनाव माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने इतनी ताकत झोंक के रखी है तो ऐसा माना जा रहा है कि ठीक ठाक बढ़त जो है इस चुनाव में सपा को भी देखने को मिल सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान है पूरे उपचुनाव की, तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या कुछ खास कर पाती है। जी जी, अभिनव, एक तरफ सपा भाजपा के बीच तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार का उपचुनाव बसपा के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बसपा भी कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के। इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी भी इस उपचुनाव में चुनाव जरूर लड़ रही है, लेकिन बसपा के किसी सीनियर लीडर ने उत्तर प्रदेश में कोई रैली जनसभा नहीं की है। बसपा सुप्रीमो मायावती जरूर कह सकते हैं कि बाहरी राज्यों में उन्होंने रैलियां की जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में बसपा की कोई शीर्ष लीडर जो है वो मैदान में नहीं उतरा। और पहले तो बसपा इस तरह के उपचुनाव से किनारा भी करती थी। उपचुनाव बसपा बहुत कम लड़ती थी, बसपा कांग्रेस दोनों पार्टियां यूपी में उपचुनाव में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती, लेकिन इस बार बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे। इसके अलावा बात करें तो आजाद समाज पार्टी ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार के सपा और भाजपा दोनों के लिए चुनौती पेश की है। और अगर आजाद समाज पार्टी जो है दलित वोट अपनी ओर खींच ले जाती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये दोनों ही पार्टियों के लिए, भाजपा और सपा दोनों के लिए ये खतरे की बात होगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशी उतार के सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और देखने वाली बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में कुछ खास कर पाती क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें हैं वहां पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी जो है वो उतारे हैं। और देखिए करहल मीरापुर में वो अब देखिए खुद भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में नजर आने जा रहे हैं। अभिनव, आखिर वजह क्या रही है? क्योंकि बसपा की तरफ से किसी भी बड़े नेता ने चुनाव प्रचार नहीं किया, यहाँ तक आकाश आनंद को भी नहीं रैली करते देखा गया। वजह क्या रही कि उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा पार्टी प्रत्याशी तो हर क्षेत्र में उतारा है, लेकिन चुनाव प्रचार किसी बड़े नेता ने नहीं किया। देखिए आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति से किनारे करने की लगातार कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जब लोकसभा चुनाव में उतरे तो उन्होंने तमाम विवादित बयान दिए, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उनको यूपी की राजनीति से किनारे करने का फैसला लिया। लेकिन अगर बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती खुद भी इस उपचुनाव में कहीं पे रैली नहीं की, कहीं वो कहीं नहीं। तो ऐसा माना जा सकता है कि सिर्फ उन्होंने प्रत्याशी ही उतारे इस उपचुनाव में, और कोई खास जो कह सकते हैं तैयारी है वो बसपा ने इस उपचुनाव में नहीं की है। लोकसभा चुनाव में बसपा देखिए एक भी सीट नहीं जीत पाई, काफी बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में लगा जो बीता आम चुनाव है। तो उसके बाद देखिए बसपा जो है वो नए सिरे से हो सकता है अपने संगठन को दोबारा से पूरी ताकत से लेके आओ और फिर 27 के विधानसभा चुनाव में वो इस तरह से चुनाव लड़कर तैयारी करे। लेकिन फिलहाल अभी जो बसपा है वो बहुत कमजोर है, और इसीलिए देखिए बसपा के तमाम जो सीनियर लीडर है वो किसी भी सीट पे चुनाव प्रचार करने नहीं गए। बसपा के कोई भी प्रत्याशी इन 9 सीटों पे सीधी टक्कर देते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी अभिनव, लेकिन भाजपा के लिए इस बार का उपचुनाव कितना अहम है और कितना कठिन है? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार में तो लगे ही हैं, साथ में महाराष्ट्र और झारखंड भी वही साथ रहे हैं। भाजपा के लिए इस बार का उपचुनाव कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार खुद कमान संभाली है। हालांकि वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज फिर वो झारखंड में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम ने तमाम जगह जनसभाएं रैलियां की हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और तमाम कैबिनेट मंत्री जो है उन्होंने तमाम सीटों पे कह सकते हैं मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से झटका लगा था, जिसके बाद इस उपचुनाव में बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। और अगर इस उपचुनाव को बीजेपी जीत ले जाती है तो पब्लिक में मैसेज देने की कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने जो है तमाम गलत सलत बात करके अपने पक्ष में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन जो जनता है वो अब समझदार है, वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है। ये दिखाने के बीजेपी के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज उपचुनाव के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन, बता दें सभी पार्टियां पूरे जोरों शोरों से आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि 23 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं।
वहीं यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार प्रसार का आखिरी वार रहेगा। शाम 6 बजे के बाद प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे और बुधवार यानी 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इस उपचुनाव के मतदान होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर शनिवार को आएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। प्रदेश में भाजपा के कोटे में रही गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और उसके सहयोगी रालौद की सीट, मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझुआ में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही सपा के कब्जे में रही कुंदरकी, करहर, कटेहरी और सीसामऊ की जनता भी रविवार को अपना नया प्रतिनिधि चुनेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ये चुनाव हो रहा है, इसलिए सत्ता पक्ष इसे मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। बता दें कि आज प्रचार प्रसार खत्म होने वाला है। यूपी के उपचुनाव को लेकर 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर को इसके नतीजे भी आएंगे। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, भाजपा और सपा की अपनी अपनी सीटें रही हैं जहां पे उनका दबदबा रहना है। क्या इस बार का उपचुनाव नया रंग लाएगा या जिसकी जो सीट है वहीं पे बरकरार रहेगी? क्या कहना है इसके बारे में आपका? देखिए अर्चना, 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसके लिए आज चुनाव प्रचार थमने जा रहा है और 2 दिन बाद परसों 20 तारीख को मतदान होगा और फिर 23 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि इस उपचुनाव में जो है वो किसकी जीत हो रही है। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो दोनों ही ओर से लगातार देखिए तमाम विधानसभा सीटों पर जाके रैलियां की गई हैं। अखिलेश यादव ने तमाम जगह जाके रैलियां की, मंझवा में, कटहरी में और इसके अलावा फूलपुर में, सीसाओं में, तमाम जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे बड़े बड़े हमले भी किए। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो 9 विधानसभा सीटों पे कई बार गए, कुछ कुछ सीटों पे वो 3 बार गए, कुछ सीटों पे डिप्टी सीएम 2 बार गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी है, पूरी ताकत लगा के दोनों ही ओर से चुनाव ये जो है लड़ा गया है। हालांकि अब देखने वाली बात है कि जब वोटिंग होगी 20 नवंबर को, तो कौन सी पार्टी जो है वो कितना कामयाब हो पाती है और 23 तारीख को नतीजे जो आते हैं उसमें कौन सी पार्टी को विजय हासिल होती है, ये देखने वाली बात रहेगी। और जो छोटी पार्टियां हैं कह सकते हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इस तरह की जो पार्टियां हैं, क्या वो कोई वोट अपने पक्ष में काट पाती हैं, वो उनको कितना कुछ वोट मिलता है या वो किस पार्टी का नुकसान करती है, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। कई सीटों पे जो इस तरह के दल लड़ रहे हैं ये निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं अगर इनके परफॉर्मेंस पे तमाम चीजें टिकी हैं, जिनमें से एक देखिए मीरापुर की भी सीट है। वहां पे अगर आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, वो अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को वो झटका दे सकती है और फिर वहां के जो नतीजे हैं वो त्रिकोणीय मुकाबले में बदल भी सकते हैं। जी जी अभिनव, जो चुनाव के नतीजे आएंगे 23 तारीख को, लेकिन एक भाजपा की तरफ से लेटर दिया गया था चुनाव तारीख आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था कि भाजपा चुनाव से हार रही है, चुनाव की हार से डर रही है, इसलिए आगे डेट बढ़ाई। क्या लगता है कि जो चुनाव की तारीख आगे बढ़ाई गई थी उसका किसको फायदा मिल सकता है, भाजपा को या सपा को? देखिए, पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से ये आग्रह किया कि वो जो चुनाव की जो तारीखें हैं उनको बढ़ा दें 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा की वजह से। चुनाव आयोग ने देखिए तमाम राजनीतिक दलों की मांग मांगी। हालांकि इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पे कि वो चुनाव की तारीखें टलवाना चाहते हैं। मिल्कीपुर का भी चुनाव टलवाया और भी 9 सीटों में भी उन्होंने चुनाव की तारीखें आगे बढ़ा दी और तमाम आरोप लगाए गए कि बीजेपी के लोग अपनी हार से डर रहे हैं, इसलिए तारीखें बढ़ाना चाह रहे हैं। इस तरह के तमाम देखिए जो आरोप है वो भी लगाए गए भारतीय जनता पार्टी पे। तो विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि किस प्रकार जो तारीखें हैं वो सत्ता पक्ष द्वारा आगे बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि देखने वाली बात है कि विपक्ष के इस नीति पे उसको कितना वोट मिलता है। क्या विपक्ष पब्लिक में ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो गया कि चुनाव की तारीखें जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे बढ़वा रही थी। मिल्कीपुर का भी उपचुनाव देखिए नहीं हुआ। तो क्या इस सबसे जो जनता है वो नाराज है जो सत्ता पक्ष के खिलाफ, या फिर ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, विपक्ष ने सिर्फ इस तरह की तमाम बयानबाजी करके अपने पक्ष में वोट हासिल करने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए इस तरह की बात की। तो देखने वाली बात है कि पब्लिक इसको कैसे देखती है।
अभिनव, उपचुनाव की तारीखें जब घोषित हुई थी उसके बाद से ही भाजपा और सपा में एक अलग तरीके का वॉर देखने को मिला। जुबानी जंग चली, पोस्टर वॉर चले। क्या लगता है क्यों इतना अहम है सपा और भाजपा के लिए इस बार का उपचुनाव जीतना? देखिए 27 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनाव है, क्योंकि 9 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव दोबारा 27 से पहले कहीं नहीं होगा। एक दो सीटों पर हो सकता है उपचुनाव हो जाए, लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में, और देखिए हर एरिया में उत्तर प्रदेश से ये उपचुनाव हो रहा है। अगर आप गौर करें, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल से लेकर अवध तक की सीटें जो है वो इसमें शामिल है। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि इसके बाद देखिए सीधे 27 में जो है वो विधानसभा चुनाव होना है, और 27 से पहले ये एक बड़ा चुनाव है कि इसको सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। और 24 के बाद कि क्या कुछ राजनीतिक हालात है, उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या कुछ परिवर्तन किया है, ये भी बहुत देखने वाली बात रहेगी। जी, अब ना इस बार के उपचुनाव में बसपा का क्या रोल है, क्योंकि सपा और भाजपा के बीच टक्कर देखी जा रही है। तो वहीं सपा की तरफ से प्रचार प्रसार नहीं किया गया, लेकिन प्रत्याशी खड़े। क्या लगता है कि इस बार के उपचुनाव में बसपा का क्या रोल है और कितना अहम है? क्या जनता को बिल्कुल देखिए, सपोर्ट, बहुजन समाज जनता का पार्टी जो है सपोर्ट वो मिलेगा बसपा चुनावी को? मैदान में उतरी जरूर है बसपा जो है चुनावी मैदान में, लेकिन बहुत ज्यादा वो किसी पार्टी को टक्कर देती हुए दिखाई नहीं दे रही। किसी सीट पे वो सीधे मुकाबले में भी अब तक नहीं नजर आ रही 9 विधानसभा सीटों पे। तो बसपा ने चुनाव जरूर लड़ा है, उनके किसी सीनियर लीडर ने कोई रैली भी नहीं की, और वो काफी कह सकते हैं कमजोर स्थिति में 9 सीटों पे है। एक दो जगह वो हो सकता है कि वोट काफी पा जाए और किसी एक पार्टी विशेष का वो फायदा या नुकसान कर जाए, लेकिन बसपा फिलहाल किसी भी सीट पे कह सकते हैं कि बढ़त लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हर जगह सबसे ज्यादा जो सीधी टक्कर है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। और मीरापुर में देखिए आरएलडी और सपा के बीच भी महामुकाबला बताया जा रहा है। कांटे की टक्कर उस सीट पे भी देखने को मिल रही है। जी, अभिनव, क्या बसपा और भाजपा भाजपा और सपा दोनों के बीच जो कड़ी टक्कर है, इसी की वजह से आजकल भाजपा और सपा के बीच जो जुबानी जंग है या पोस्टर वॉर, क्योंकि कल भी एक पोस्टर लगा जो काफी चर्चा में रहा। इसके बाद भाजपा के कार्यालय में भी पोस्टर लगा जिसमें मुलायम सिंह थे, डिम्पल और अपर्णा यादव ने वो पोस्टर लगवाया था। क्या लगता है कि ये चुनाव में जो टक्कर है, कड़ी टक्कर, इसी का नतीजा है कि वार पलटवार, जुबानी जंग, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल देखिए, कल भाजपा प्रदेश कार्यालय पे एक पोस्टर लगाया गया जिसमें नेताजी की जयंती के अवसर पे वो पोस्टर लगाया गया, और अपर्णा यादव की ओर से वो पोस्टर लगाया गया, ऐसी जानकारी सामने आई। हालांकि इस तरह के तमाम पोस्टर्स पहले भी उत्तर प्रदेश में देखे गए, और किस तरह से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के बाद उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में पोस्टर वॉर देखने को मिला। तमाम राजनीतिक दलों ने अलग अलग पोस्टर लगाए, अलग अलग बयान दिए। सपा की ओर से सीएम के बयान पे पोस्टर के जरिए पलटवार किया गया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश ने मन से भी कल ये तमाम बातें मंचवा में कही। तो लगातार देखिए ये उपचुनाव को लेके ही ये पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिला है, और आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये परसों देखिए जब वोटिंग होगी तय हो जाएगा कि जनता ने कौन सी पार्टी को जो है सर्वोपरि समझा है। और 23 तारीख के जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे कि कौन सी पार्टी का कह सकते हैं जादू जो है वो जनता में चला है। जी, बिल्कुल। अभिनव, आपने ज़मीनी स्तर पे काम किया, उपचुनाव को लेकर जनता से बात की आपने। क्या लगता है इस बार के रुझान किधर बैठते हैं? सपा की तरफ, भाजपा की तरफ, या दोनों का मिला-जुला ही नतीजा आ रहा है? देखिए जैसे पहले रिजल्ट आए थे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 22 में, लगभग उसी तरीके से नतीजे जो है वो हो सकते हैं। तीन सीटों पे समाजवादी पार्टी जो है वो चुनाव जीत सकती है, और इससे अधिक सीटों पे भाजपा जो है वो चुनाव जीत सकती है। करीब 4-5 सीटों पे भाजपा की जीत के आसार है। वहीं अगर मीरापुर में समाजवादी पार्टी जीतती है तो फिर ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका रहेगा। वहां उसने अपने सहयोगी दल आरएलडी को सीट दी है। आरएलडी भी वहां पे पूरी मेहनत करने में जुटी है, लेकिन मीरापुर में चुनाव काफी टफ है। जब आरएलडी मीरापुर सीट जीती थी तब उसका सपा से अलायंस था, लेकिन अब उसका अलायंस भाजपा से है। और तमाम देखिए वहां जो जाट वोटर है, गुर्जर वोटर है, मुस्लिम वोटर है, वो सब अलग अलग कह सकते हैं तय कर वहां पे नतीजे तय करते हैं। और देखने वाली बात रहेगी कि किसको कितनी सीटें मिलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी करहल की सीट, कुंदरकी की सीट और सीसामऊ सीट पे मजबूत बताई जा रही है। वहीं कटहरी की बात करें, फूलपुर की बात करें और मंझुआ की बात करें, यहाँ पे कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। बीजेपी जो है वो खैर की सीट पे और गाजियाबाद की सीट पे अपने आप को मजबूत समझ रही है, और कह सकते हैं कि जो मीरापुर की सीट है वहां भी मुकाबला बहुत टफ होने वाला है। जी, अभिनव, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सपा, बसपा या भाजपा, किसको मिलेगा इस बार जनता का साथ? 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चल ही जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई।
आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 481 दर्ज किया गया, जबकि कुछ इलाकों में एक्यूआई 490 और इसके ऊपर भी रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा नोएडा का एक्यूआई 384 और गुरुग्राम का एक्यूआई 468 दर्ज किया गया। इन शहरों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिससे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित खतरे भी बढ़ गए हैं। वायु गुणवत्ता में इस गिरावट की वजह से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण यानी कि GRAP 4 लागू कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की ओर से गठित इस योजना का उद्देश्य वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कड़े उपायों को लागू करना है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखकर दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक के स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही बाहर से आने वाले डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर भी बैन लगा दिया है। जो बहुत जरूरी सेवाएं हैं, सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को या उन्हीं को आने की, शहर के अंदर आने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के बुजुर्गों को बता दें कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश दिया गया है, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बड़े और बच्चों को घरों में ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इस बार का जो एक्यूआई है वो खतरे के निशान के ऊपर जाता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से काफी बीमारियां हैं जो पनप रही हैं और लोगों को शिकार अपना बना सकती है, जिसको देखते हुए बूढ़ों, बता दें कि बुजुर्गों को और बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इसके लिए कक्षा 5 तक के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अब सरकार जल्द ही ये निर्देश जारी कर सकती है कि ऑनलाइन क्लासेस कराए जाए छोटे बच्चों के। बता दें कि इससे पहले भी कई बार दिल्ली नोएडा की स्थिति खराब देखने को मिली है, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से एक धुंध की चादर नजर आती है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी कई बीमारियां देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण दीपावली के दूसरे दिन से ही खतरे के निशान को कहीं ना कहीं पार करता नजर आया, जिसके बाद अब एक्यूआई 468 के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली में हर साल प्रदूषण देखने को मिलता है और सरकार को कड़े कदम भी उठाने पड़ते हैं, जिसको लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है। कह रहा है कि दिल्ली के बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। डीजल पेट्रोल की गाड़ियां दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी सेवाएं हैं, जो बहुत ज़रूरी काम है, वही दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से एंट्री बंद कर दी गई है। साथ ही बता दें, दिल्ली में ग्रीन गैस को ज़्यादा तवज्जो ज़्यादा बोला जा रहा है और इस यूज़ करने के लिए बच्चों के 5 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुजुर्गों को और बच्चों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। साथ ही बिना मास्क के बाहर ना निकलने के भी सख्त निर्देश दिए गए हैं दिल्ली में। इसके अलावा ये भी बता दें कि जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनको भी बोला गया है कि जो भी वायु प्रदूषण बढ़ाते हैं उन चीज़ों पर बैन लगाया जाए, क्योंकि सरकार ने ये काफ़ी सख्त कदम उठाया है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से काफ़ी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, सरकार को भी अब इसके लिए कड़े निर्देश जारी करने पड़े हैं। क्या क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी, आपको बता दें, दिल्ली में ग्राफ 4 लागू किया गया है और इसके चलते जो दिल्ली में डीजल की गाड़ियां हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं, बंद कर दी गई है, और जो निर्माण कार्य हैं वो सभी पूर्ण रूप से बंद कर दिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी टेंडर हो, वो सब बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया में जो ईंधन से चलने वाली फैक्ट्रियां हैं वो भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई हैं। शायद लेकिन दिल्ली को हब माना जाता है, वहाँ फैक्ट्रियां हैं, काफ़ी अच्छे हैं जो प्रदूषण भी फैलाते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या उसका पालन हो पाएगा? जी, आपको बता दें, तो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके साथ
दिल्ली पुलिस को भी मुस्तैद किया गया है कि इन चीज़ों पर ध्यान रखें। इसके लिए एक अलग से कमेटी होती है, अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो उनको दंड भी दिया जाता है। जी इरशाद, इसके अलावा कौन कौन सी गाइडलाइन जारी की, क्योंकि बताया जा रहा है कि 5वीं तक की कक्षा भी बंद कर दिए गए हैं, बच्चों को लेके क्या गाइडलाइन जारी की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों को पहले से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब ग्राफ 4 में जो 6ठी से लेकर 11वीं के बच्चे हैं उनको भी छुट्टी दे दी गई है और ऑनलाइन क्लासों के लिए हिदायत दी गई है। और अभी अगर बात करें कि 11वीं से आगे के जो कॉलेज या स्कूल के जो बच्चे हैं उनको लिए आगे भी कुछ सूचना जारी हो सकती है। फिलहाल जो 6ठी से 11वीं तक के बच्चे हैं उनको घर से ही ऑनलाइन क्लास लेने की ये कहा गया है। इरशाद, आखिर वजह क्या है, क्योंकि दिल्ली की जो इस वक्त हालत है, हर साल की ऐसी हालत बनी रहती है, दिवाली के बाद से ये प्रदूषण देव फैल जाता है, एक धुंध फैल, फिर क्यों नहीं गवर्नमेंट पहले से ही इस पे ध्यान देती है? जी, ये दिल्ली में जो इंडस्ट्री एरिया है उसके साथ साथ आपको बता दें कि जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें पराली जलना और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे दिल्ली में दिल्ली प्रदूषित होती है। लेकिन जो नगर निगम है कहीं ना कहीं वो भी शुरुआती तौर पर भीड़ बरतता है। अगर वो पहले से ही अपनी अपना जो कार्य है वो संभाल लें तो दिल्ली को इतने प्रदूषण की मार ना झेलनी पड़े। इरशाद, कई जगहों पे प्रदूषण के बाद गवर्नमेंट को एक निर्देश देना होता है, आर्टिफिशियल बादल बनाते हैं, आर्टिफिशियल बारिश कराते हैं ताकि जो भी एयर पोल्यूशन है वो कम हो सके। क्या अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर कोई निर्देश जारी किया गया है? जी, आपको बता दें कि दिल्ली में कई जगह सड़कों पर और ये नगर निगम की गाड़ियों के द्वारा जल विभाग द्वारा फॉगिंग की जा रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं और आर्टिफिशियल बादल की जैसे कि आपने बात करी उसकी भी जो योजना है वो चल रही है। जी इरशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से सरकार को कई गाइडलाइन भी जारी करनी पड़ी है। बताया हमारे संवाददाता ने बताया कि घरों में रहने की हिदायत दी गई है, बुजुर्गों और बच्चों को क्लासेस बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस